2026-27 के फाइनेंस बिल पर हो रहे महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। हम अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी अपने नेता राष्ट्र अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी और समस्तीपुर की देवतुल्य जनता की ओर से इस वित्त विधेयक का समर्थन करते हैं। महोदय, एक बेहद सुखद और पवित्र संयोग है कि आज देश भर में नवरात्र का पावन पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं। और नारी शक्ति, ये सदन गवाह है कि नारी शक्ति का जो स्वर्णिम कालखंड है वो अभी हमारे देश में चल रहा है, जहां एक और सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक महिला विराजमान है जो इस देश की दिशा और दशा तय कर रही है। वहीं दूसरी ओर हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपनी नीतियों से इस देश की नीयत को तय कर रही है। एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र से माताओं बहनों के आशीर्वाद से एक युवा महिला सांसद अपनी आवाज़ को इस सदन में बुलंद कर रही है, और वहीं पे जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं उनके आशीर्वाद से और जो सरकार जो है जितनी भी महिला है उनके सशक्तिकरण से स्वयं सहायता समूह जो समाज में महिलाओं को ग्रोथ इंजन बना रहा है, उसके विमेन लीडर्स को ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलप कर रहा है। ये सबसे ये समझ में आता है कि हमारे देश में जो विमेन लेड डेवलपमेंट है उसका सही परिणाम आज देखने को मिल रहा है। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में एक श्लोक लिखा था, प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजा नाम तु हिते हितम आत्मप्रियम हितम राज्य प्रजा नाम तु हितम प्रियम। इसका अर्थ है कि नेता का जो सुख है वो प्रजा के सुख में ही निहित होना चाहिए और प्रजा के हित में ही उसे अपनी हित को देखना चाहिए। अगर इस श्लोक को आज इस देश में कोई सार्थक कर रहा है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अपनी योजना से इस देश के गरीब, वंचित और शोषित समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आचार्य चाणक्य ने राजधर्म की बात की थी, और राजधर्म का असली अर्थ है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इसी विचारधारा के साथ पिछले 11 वर्षों से हमारी सरकार काम कर रही है। ये साल का बजट और ये वित्त विधेयक सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं है या पन्नों का दस्तावेज नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हमें एक विकसित भारत, सशक्त भारत और समृद्ध भारत दिखता है। ये आईना है जिसमें हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समावेशी सोच को देखने को मिलता है। ये एक आईना है जिसमें हम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सामाजिक न्याय को देख सकते हैं। ये आईना है जिसमें हम युवाओं की प्रतिभा को देख सकते हैं। ये आईना है जिसमें हम अपने सेना के अदम्य शौर्य को देख सकते हैं। ये आईना है जिसमें हम सरकार की प्रतिबद्धता को देख सकते हैं, जो इतने जियोपॉलिटिकल तनाव के बावजूद भी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और अर्थव्यवस्था इतने टर्मोइल सिचुएशन में भी मजबूत है। लेकिन विडंबना देखिए महोदय, जिस आईने में हमें विकास और विश्वास दोनों ही दिख रहा है उसमें विपक्ष को कुछ नहीं दिख रहा। इनके विरोध पे एक मशहूर शायरी याद आता है, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं मरता ही नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। ये विपक्ष जो है अपने नाजो अंदाज में रोज झूठ, फरेब और अफवाह का जहर इस देश को पिलाने का प्रयास करती है, पर ये जानते ही नहीं है कि देश इनके नकारात्मक राजनीति को बहुत साल पहले ही इनकार कर दिया है। इस शेर में विपक्ष का पूरा सियासी चरित्र देखने को मिलता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी संस्थानें हैं, IMF है, OECD है, जो भारत की ओर उम्मीद से देखती है और भारत को एक ब्राइट स्पॉट मानती है। पर हमारे विपक्ष के कुछ विद्वान हैं जिनको इस पूरे विकास में कुछ दिखता ही नहीं और वो हमेशा कहते हैं कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। मजाक की बात तो ये है सर कि जो खुद इलेक्टोरली डेड हो गए हैं, अब बार बार विपक्ष की बात कर रहे हैं, पूरा विपक्ष तो खाली पड़ा है। अर्थव्यवस्था को क्या डेड कहेंगे? आप इस देश को जब डेड इकोनॉमी कहते हैं तो आप हमारे प्रधानमंत्री का अपमान नहीं करते, आप अपमान करते हैं उस किसान का जो रिकॉर्ड 350 मिलियन टन अनाज उगा रहा है। आप अपमान करते हैं उस श्रमिक का
जो आज संसद भवन से लेकर राम मंदिर तक का निर्माण कर रहा है। आप अपमान करते हैं उस वैज्ञानिक का जो चंद्रयान को शिव शक्ति पॉइंट तक पहुंचाया है। आप अपमान करते हैं उस स्टार्टअप फाउंडर का जो दुनिया भर में भारत की डंका बजा रहा है। और हम गर्व से कहते हैं कि अंडर द डिसाइसिव लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से टॉप 5 इकोनॉमीज में आ चुके हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारी नीतियां जो है वो बोल्ड रिफॉर्म्स पर आधारित है, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। इसी विकास का प्रमाण है कि हमारा बिहार भी आज आगे बढ़ रहा है। पिछले 11 वर्षों में बिहार में विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 14.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि प्रदान की गई है। यूपीए के कार्यकाल में मात्र 2.5 लाख करोड़ रुपए जो थे 10 साल में मिले थे। ये दिखाता है कि बिहार और बिहारियां कभी इनकी प्राथमिकता थे ही नहीं, वो हमेशा बिहारियों को अपने वोट के लिए इस्तेमाल करते थे। विपक्ष के साथ ही हमेशा एक नए शब्द का जो है उपयोग करते हैं, कहते हैं टैक्स टेररिज्म। और सबसे मजाक की बात यह है कि जिनके समय में टैक्स कलेक्शन सबसे लोएस्ट था और टेररिस्ट अटैक्स अपने चरम पर था, वो टैक्स टेररिज्म के बारे में बात करते हैं। 2012 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट करके रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लाना असली टैक्स टेररिज्म था और इसके बारे में ये कुछ चर्चा ही नहीं करना चाहते। अब हम आते हैं इनके टैक्स सिस्टम की नीतियों पे। 1970-71 में 11 टैक्स स्लैब थे, जब 2 लाख से ऊपर की आय पर टैक्स लगभग 85% थे और 10% का सरचार्ज था, यानी 100 रुपए कमाने वाला मात्र 6.5 रुपए बचाता था। आज जो टैक्स फ्री इनकम है उसका लिमिट बढ़ा करके 12 लाख रुपए कर दिया गया है, जो यूपीए के कार्यकाल से 6 गुना ज्यादा है। 2013-14 में टैक्स फ्री इनकम मात्र 16,667 रुपए थे और 2025 में ये 1 लाख रुपए प्रति माह हो गए हैं। असली रिफॉर्म्स तो ये है कि नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में 6,38,596 करोड़ रुपए थे और आज वो बढ़कर 22.5 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं, जो 3 गुना ज्यादा है। अगर हम भारत के टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो आज भारत का टैक्स टू जीडीपी रेशियो 19.6% है, जो दुनिया की बड़ी बड़ी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बराबर है। आज भारत का टैक्स सिस्टम टैक्स टेररिज्म के लिए नहीं, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। सर, फर्स्ट टाइमर हम लोग को ऐसे ही इतना कम मौका मिलता है, प्लीज सर 2 मिनट में हम कंप्लीट कर देंगे। समय दे दीजिए सर। सर, इतना विकास देख के विपक्ष का जो अलायंस है वो भी नहीं टिक पा रहा। बंगाल में तो विकास इतना, हमारी सरकार विकास कर दी गई है कि अलायंस को समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। बंगाल में इनका क्या हाश हो रहा वो तो हम लोग देखें। और बिहार में जो हाल इनका हुआ है, कांग्रेस पार्टी को कुछ साल बाद लालटेन लेकर के बिहार में खोजना पड़ेगा। महोदय, ये विधेयक ग्रामीण उद्यमिता का भी एक नया सवेरा लेकर आया है। 2013-14 में कृषि का बजट मात्र 27,663 करोड़ रुपए थे, आज वो 5 गुना बढ़कर 1,40,528 करोड़ रुपए हो गए हैं। पर दुख की बात यह है कि इतने विकास के बाद भी ये अपने तुष्टीकरण और गंदी राजनीति के वजह से नाम की राजनीति करते हैं, जिसमें प्रभु श्री राम का नाम लेते ही विचलित हो जाते हैं। सर, 2 मिनट में हम वाइंड अप कर रहे हैं। थोड़ा समय और। हमारी सरकार जिस लगन, जिस सेवा भाव और जिस दृढ़ निश्चय से काम करती है उसे हम राम राज्य कहते हैं। राम राज्य सिर्फ विपक्ष को लगता है कि राम राज्य एक धार्मिक शब्द है, पर वो जानते ही नहीं कि राम राज्य पूजा की पद्धति नहीं बल्कि शासन की प्रतिबद्धता है। राम राज्य का अर्थ है समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय होना। सर, 1 मिनट, समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय होना। सर, आप बार बार मेरा, अभी हम बस 2 मिनट में इसको समाप्त कर रहे हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज्य की परिभाषा दी थी, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम काज कहूँ नहीं व्यापा। एक ऐसे व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए जहाँ किसी भी इंसान को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक तनाव नहीं हो। ये विधेयक प्रमाण है कि हमारी सरकार नेक्स्ट इलेक्शन के लिए नहीं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम करती है। इस नेक्स्ट जनरेशन को प्रोत्साहित करने के लिए अंत में हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता पढ़ना चाहेंगे और अपने वाणी को विराम देना चाहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये चंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि
है। भारत तड़पन की भूमि है, भारत अर्पण की भूमि है। यहाँ का बूंद बूंद हमारे लिए गंगा है और यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इसी one minute. हम जिएंगे तो इसी भारत के लिए और मरेंगे तो इसी भारत के लिए, और मरने के बाद गंगा में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसे सिर सुनाई देगा। भारत माता की जय।